Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल होता क्या है। जब भी बच्चों आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। कंडीशन क्या है? आपने बॉडी को थ्रो करना है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, बस ये कंडीशन है। ड्रॉप नहीं करना हवा में, थ्रो करना है। वो थ्रो आप कैसे भी कर सकते हो, आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हो लाइक दिस, आप सीधा भी कर सकते हो लाइक दिस, तो किसी भी तरह आप उसको थ्रो कर सकते हो। हमारे सिलेबस में 2 प्रोजेक्टाइल है। सबसे पहला प्रोजेक्टाइल क्या है कि आपने जो प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल किया है। तो यहाँ पे देखो हमने वही केस इस वीडियो में कवर करना है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब ग्राउंड के पैरेलल थ्रो करना है। ऐसे आपने ऐसे थ्रो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहां से मैंने एक बॉडी को थ्रो की, ऐसे मैंने उसको फेंका, और मैंने जब उसको फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u, और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है बच्चों? एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। ये आपकी ग्राउंड है जो एक्स एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि टॉपिक ही क्या है कि आपने फायर करना है पैरेलली, एंगल पे नहीं करना, सीधा फेंकना है। तो जब मैं इसको सीधा फेंकूंगा तो ये बॉडी क्या होगी? ये बॉडी आगे भी जाएगी, और ग्रेविटी तो इस पे नीचे की तरफ लगनी ही लगनी है, तो आगे भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। तो इस बॉडी के 2 इंडिपेंडेंट साइमल्टेनियसली मोशन होंगे, मतलब दोनों इकट्ठे मोशन हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो वो आगे जा रहा है, एक वो साथ में नीचे भी आ रहा है। तो कंबाइंड मोशन क्या होएगा? आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। समझ लगी ये चीज? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी के 2 इंडिपेंडेंट साइमल्टेनियस मोशन होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स वाला वाई पे डिपेंड नहीं करेगा मोशन। साइमल्टेनियस का मतलब दोनों इकट्ठे होंगे, ये नहीं कि वो एक्स ही हो ही जा रहा है, बस आगे ही जा रहा है, साथ में नीचे भी तो आ रहा है ना। तो साइमल्टेनियस मोशन है, दोनों इकट्ठे होंगे। तो ये ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं 2 मोशंस की बात करूंगा। एक वर्टिकल मोशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि बॉल नीचे आ रही है, और एक पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन जिसमें हम पढ़ेंगे बॉल आगे आ रही है, और हो तो दोनों इकट्ठे ही रहा है, क्योंकि तभी तो बॉडी ऐसे जाएगी, आगे प्लस नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर रहा हूं, इस चीजों को ध्यान से समझना, पूरे आर्टिकल के लिए जरूरत पड़ेगी। एक तरफ मैं लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक तरफ हम लिख रहे हैं वर्टिकल मोशन। अब पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें। हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? मैं यू एक्स से डिनोट कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल मोशन को। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे? यू। आपने जब उसको थ्रो किया था तो आपने तो बॉडी को बिल्कुल पैरेलली फेंका था ना, मतलब सारी की सारी वेलोसिटी आपने स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में दी है? एक्स एक्सिस में, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी एक्स में हो गई यू। वही बात करें बच्चों y में, y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि आपने सारी की सारी वेलोसिटी x में दी थी, इसलिए y की इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे? 0। इज इट क्लियर बच्चों? उसके बाद अगर मैं बात करूं a की, एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में कितनी एक्सेलरेशन होगी? क्या बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग रही? नहीं लग रही बच्चों। बॉडी पे तो अब एक ही फोर्स लग रही है, जैसे मैंने उसको फेंक दिया उसके बाद तो बॉडी पे एक ही फोर्स लग रही है, और वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगती है? नीचे की तरफ। इसका मतलब एक्स एक्सिस आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही, और अगर फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन कहां से होगी? तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। इज इट क्लियर बच्चों? वही बात करें वर्टिकल मोशन में, तो वर्टिकल मोशन में आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी? एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पे आएगा g। अब प्लस g आएगा या माइनस g, वो आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। और इस पूरे आर्टिकल में मैं इस तरफ वाली एक्स एक्सिस को प्लस में लूंगा, और नीचे वाली वाई की डायरेक्शन को भी पॉजिटिव लूंगा। ये मेरे हाथ में होता है डायरेक्शन डिफाइन करना। तो मैंने यहाँ पे देखो स्पेशली ये बनाया है कि मैं इस तरफ की एक्स को प्लस में लूंगा और इस तरफ नीचे की वाई को प्लस में लूंगा, ये आपके हाथ में। ठीक है, तो इसका मतलब जो वाई में नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी जिस जिस चीजों की, उनको प्लस में लेंगे हम। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बोलूं vx कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी किसी भी टाइम पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ t टाइम पे बॉडी की x में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है बच्चों तो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों, मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी? x में हमेशा कांस्टेंट। तो मतलब u ही रहेगी हर पॉइंट पे उसकी
एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी। तो यहां पे ये एक पॉइंट आपको जो है लॉक कर लेना माइंड में कि एक्स डायरेक्शन में बच्चे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और किसी भी टाइम की वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा यू, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है, 0, और बॉडी का एक्स में कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। वहीं बात करें बच्चों वर्टिकल मोशन में, तो वर्टिकल मोशन में बॉडी पे लग रही है एक्सेलरेशन, कौन सी एक्सेलरेशन, जी। तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर होगी तो किसी टाइम टी पे अगर आपसे उसने पूछा कि वाई में वेलोसिटी बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आपके पास ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। वाई का है इसलिए मैंने ये वाई सब्सक्रिप्ट डाल दिया। अब वैल्यूज को फिल करो। इनिशियल याद रखना है कितनी है, 0, यहाँ पे कितना आ गया g, और यहाँ पे कितना आ गया t। इसका मतलब जब भी आपने किसी टाइम पे वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी देखनी है तो कैसे निकलेगी, g इंटू टी। तो ये स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि इनिशियल जो है सारी की सारी वेलोसिटी x में है, y में वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन x में 0 है, y में एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होएगा, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी हर पॉइंट पे सेम। पर वहीं बात करें वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो बॉडी ऐसे जा रही है। अगर सपोज करो मैं यहां पे एक पॉइंट लूं P, ये पॉइंट है मेरा P और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि इस P पॉइंट का, ये मैंने ओरिजिन मानना है जहां से बॉडी को फेंक रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक x का डिस्टेंस स्मॉल x हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने स्मॉल x डिस्टेंस कवर किया, और यहां से लेके यहां तक वर्टिकल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला, दिस इज योर y। समझ लगी ये चीज, इस p के कोऑर्डिनेट्स x, y यहां से नहीं है, यहां से है, क्योंकि इस पॉइंट को हमने क्या माना है, ओरिजिन, जहां से बॉडी को रिलीज किया है। तो x मतलब बॉडी का x में डिस्टेंस, y मतलब बॉडी का y में डिस्टेंस, कहां से, ओरिजिन से। तो ये एक p पॉइंट हमने लिया किसी टाइम t पे। अब इस p पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द पाथ होगी, इस तरह। बॉडी ने आना तो ऐसे ही ना, शू करके नीचे की तरफ। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपने बॉडी की वेलोसिटी देखनी है वो तो इसी तरह होगी, ये टेंजेंट। तो हमने टेंजेंट बना दिया इस तरह। अब ये जो v है ये दो कंपोनेंट से मिलके आई है, और कौन कौन से वो दो कंपोनेंट, एक बच्चे यहाँ पे आपकी x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो इसको आगे की तरफ लेके जा रहा होगा, और एक यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, y वाला कंपोनेंट। और ये जो v वेलोसिटी है ये इन दोनों कंपोनेंट की मिलके जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है वो वेलोसिटी है, क्योंकि जाना तो उसने एक ही तरफ है, दो टुकड़े तो उसके होंगे नहीं कि एक टुकड़ा आगे चला जाएगा एक नीचे, जाना तो उसने इकट्ठा ही है। तो इसलिए दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ वो आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहला पार्ट यहां पे जो आपने निकालना वो है ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। ट्रैजेक्टरी का मतलब बच्चों कि जो बॉडी आपकी मूव कर रही है वो किस पाथ को फॉलो कर रही है, कैसा वो शेप होगा पाथ का, क्या वो सर्कल पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ट्रैजेक्टरी का मतलब वो होता है कि जिस पाथ पे वो जा रहा है उसकी शेप कैसी होगी, वो कैसा होगा रास्ता। ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमने यही माना कि लेट एट एनी इंस्टेंट टी, कि किसी टाइम टी पे बॉडी इज एट पी, जो हमारी बॉडी है वो कहां पे है, पी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y। तो अब उसने पी तक पहुंचते पहुंचते हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, मतलब x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना, वो स्मॉल x, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया x। और अगर मैं आपको बोलूं बाय फॉर्मूला बताओ उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, तो बाय फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे बच्चों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, और आपको पता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन वी हैव ओनली वन इक्वेशन, और वो कौन सी होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, जिस मर्जी टाइम पे देख लो, कितनी, वो u जिसके साथ आपने इनिशियली फेंका था, तो यहाँ पे u आ गया, टाइम कितना लिया था यहाँ तक पहुंचने के लिए, स्मॉल t, तो ये आपका x आ गया। हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं कि t टाइम में वो कितना नीचे आ गया, तो कितना नीचे आ गया था, यहां से यहां कितना बोला हमने y, तो वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर किया y।
अब वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? यहां पे तो एक्सेलरेशन है ना बच्चों, तो अगर एक्सेलरेशन है तो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, और कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह क्या आ गया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ऊपर से नीचे वर्टिकल कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है? y, तो s की जगह y आ गया ut प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये y पैरों में इसलिए डाले हैं कि आप भूल ना जाएं कि ये वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, ठीक है? दो अलग अलग मोशन चल रहे हैं, जब हॉरिजॉन्टल मोशन है तो x को देखो, जब वर्टिकल मोशन है तो y को देखो सिर्फ, ठीक है? तो अब यहां पे y, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y में? 0 प्लस हाफ ए वाई कितना है आपका? g, और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई 1/2 g टी स्क्वायर। अब ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल कैसे निकलती है? ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल में आपको y और x में रिलेशन ड्राइव करना होता है। तो यहां पे देखो x आ गया आपका ut, तो यहां से t कितना आ जाएगा? t आ गया x/u। क्यों करना पड़ा मुझे ऐसे? क्योंकि मुझे y और x का रिलेशन चाहिए। y में भी t आ रहा है, x में भी t आ रहा था, इसलिए यहां से t को निकाल लेंगे और यहां पे पुट कर देंगे। तो अब ये वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे 1/2 g x/u का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1/2 g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये जो टर्म है जो मैंने राउंड में लिखी है 1/2 g u स्क्वायर, ये क्या है? कांस्टेंट। ये सारी टर्म कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है। एक बार आपने जितनी स्पीड से फेंक दिया वो तो चेंज नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब आपका जो y है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? x स्क्वायर के। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, देन वो कौन सा मोशन होता है? आपका पैराबोलिक। इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी होती है मैथ्स में? पैराबोलिक की। पैराबोला शेप होती है ना, ये उसकी इक्वेशन है, विच इंप्लाइज कि जो बॉडी की ट्रेजेक्टरी है वो किस शेप में होगी? पैराबोलिक इन नेचर होगी। तो बॉडी की ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक शेप की होती है, और यही तो पैराबोलिक शेप ऐसे होती है ना। पैराबोलिक शेप, ये सर्कल नहीं है, आप बोलो कि ऐसे सर्कल की तरह बन रहा है, नहीं, ये पैराबोला है। पैराबोला ऐसे होता है, देखो इस तरह, ऐसे। सर्कल तो बिल्कुल ऊपर से सेमी सर्कल बनाना हो तो ऐसे बनता है, ये पैराबोला होता है, इस तरह हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, ये पैराबोला है। तो यहां से हमें ये पता चला क्योंकि y x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आया है, तो इट मींस जो बॉडी है उसकी ट्रेजेक्टरी किस शेप में होगी? पैराबोलिक शेप की होगी। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे यही आता है कि फाइंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आपको पता होना चाहिए वो ऐसे निकलेगा, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कभी भी बच्चों आपको x दिया और y पूछ लिया, आपको ये बोल दिया कि बॉडी ने इतना x में डिस्टेंस कवर किया, तो बताओ ऊपर से कितना नीचे आई होगी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। जब आपको ये बता दिया कि बॉडी यहां से इतना आगे आ गई है, आगे का मतलब आपको x बता दिया कि वो इतना आगे आ गई है, तो ये बताओ ऊपर से कितना नीचे आई, मतलब y निकालना है। तो कभी भी x दिया हो y निकालना पड़े, या आपको ऊपर से कितना नीचे आ गया ये दिया और x पूछ लिया कि आगे कितना गई है उस टाइम पे, तो आपने यही रिलेशन याद करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बड़ा काम आएगा, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमें बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कितने टाइम के लिए आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में ट्रेवल कर रहा था, मतलब यहां से उसको यहां तक ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। अब बच्चों यहां पे एक चीज जो ध्यान से समझना, देखो यहां से यहां आते तक उसने x में ये डिस्टेंस कवर कर लिया सारा, और y में यहां से लेके यहां तक मतलब h डिस्टेंस कवर किया। ये चीज हुई ना, क्योंकि आ तो वो इकट्ठा ही रहा है। जितना टाइम उसको यहां से लेके यहां तक आने को लगा, उसमें उसने x में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, और y में जितनी वो बिल्डिंग की हाइट थी उतना डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि वर्टिकल ये डिस्टेंस कितना टाइम लगा कवर करने में, और हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस कितना टाइम लगा कवर होने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि आना तो इकट्ठे ही है। ये तो है नहीं कि एक टुकड़ा टूट गया और वो नीचे जल्दी गिर जाएगा, या एक टुकड़ा टूट गया वो आगे जल्दी चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो इकट्ठे ही रहे। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने निकालना है टोटल टाइम, वो चाहे आप यहां से निकाल दो कि बॉडी को ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगता है, या यहां से निकाल दो कि बॉडी को यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। या तो वर्टिकल से निकाल दो या हॉरिजॉन्टल से निकाल दो। अब प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल में ये है बच्चों, आपके पास ये पता ही नहीं कितना है। मैं यहां से बॉडी को फेंक रहा हूं, आपको पता है कि वो कितना आगे जाएगा? नहीं पता, कोई आइडिया नहीं। पर आपको इतना तो पता है ना बच्चों, वो नीचे कितना जाएगा? जितनी बिल्डिंग की हाइट होगी।
और आपको टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए। और कौन सा डिस्टेंस पता है? वर्टिकल वाला। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? वर्टिकल मोशन वाली। तो ये चीज ध्यान रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए था, और कौन सा डिस्टेंस पता था? वर्टिकल वाला। टाइम तो सेम ही लगना है, जितना यहां से नीचे आने को लगेगा बॉडी को, क्योंकि आ तो इकट्ठी रही है ना, तो जितना टाइम यहां से यहां तक आने को लगेगा बॉडी को, उतना ही टाइम यहां से यहां तक जाने को लगेगा, और उतना ही टाइम वो हवा में रहेगा। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन से चलते हैं। आप वही इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि वर्टिकल की है तो मैं यहाँ पे यू वाई डाल देता हूँ। और s कितना होगा? टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ यहां से लेके यहां तक? ये h, तो यहाँ पे h आ गया। यू वाई कितना है? 0। हाफ ए वाई कितना है आपका? g। और यहाँ पे t को क्या लिख रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम। उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल T, कि टोटल टाइम जितना लगा उसे हम वो कैपिटल T में यूज करेंगे। ठीक है, स्मॉल t होता है कोई भी टाइम, किसी भी टाइम पे अगर पूछा जाए आपसे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कैपिटल T का मतलब टोटल टाइम हो चुका है। ठीक है, तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2h/g, और t कितना आ गया? √2h/g। तो ये है आपका फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है आपको बच्चों, वो क्या क्वेश्चन है? देखो, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बिल्डिंग जिसकी हाइट h है, वहां से आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया, सिर्फ ड्रॉप का मतलब नीचे फेंका इस तरह। एक बॉडी को आपने आगे की तरफ u1 की स्पीड से फेंका, जो ऐसे गिरेगा नीचे, प्रोजेक्टाइल मोशन में है ना, इसको तो आपने आगे फेंका है। एक को आपने u2 वेलोसिटी के साथ फेंका, जो इससे भी आगे चला गया, वो ज्यादा होगी तो वो इससे भी आगे गया, ऐसे चला गया। ठीक है, तो एक को ड्रॉप किया है, फर्स्ट वाली को ड्रॉप किया, सेकेंड वाली को u1 वेलोसिटी के साथ ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका, और थर्ड वाली बॉल को u2 के साथ फेंका, और ये बता दिया कि u2 वाली की स्पीड u1 से क्या बड़ी। और आपसे ये पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा होगा, कौन नीचे आने में ज्यादा टाइम लेगा। अब ये क्वेश्चन में माइंड क्या बोलता है? यार जिसको ज्यादा स्पीड से फेंका होगा वो दूर तक जाएगी, वो ऐसे ज्यादा दूर से ऐसे गिरेगी, तो वो ज्यादा टाइम लेगा, वो हवा में ज्यादा टाइम तक रहेगा। यही माइंड में आता है। जिसको ड्रॉप किया वो तो धीरे 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 नीचे जा रही है ना, यही चीज होती है। पर आप जरा फॉर्मूले को तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 आ रहा है, ठीक है जी, h आ रहा है, ठीक है जी, g आ रहा है, ठीक है जी, पर कहा u आ रहा है? नहीं आ रहा। आप जितनी मर्जी स्पीड से फेंकते जाओ, अगर हाइट जहां से आप बॉडी को फेंक रहे हो वो सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या लगेगी? सेम ही लगेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा प्रोजेक्टाइल? हॉरिजॉन्टल वाला, जब आप उसको ऐसे फेंक रहे हो, एक को ड्रॉप कर रहे हो, एक को ऐसे फेंक रहे हो, एक को और जोर से ऐसे फेंक रहे हो, तीनों बॉडीज नीचे जो है सेम ही टाइम पे पहुंचती है, और वो टाइम क्या होता है? √2h/g। हाँ, अगर आप एक को ऊपर फेंकते, वो ऊपर से नीचे आने में टाइम अलग लेता, पर यहां पे क्या है केस? एक को ड्रॉप किया और एक को आगे की तरफ फेंका। अब रीजन क्या है इसका बच्चों? जब आप बॉडी को आगे की तरफ फेंक रहे हो, पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी कितनी आ रही है? 0। और ड्रॉप वाले केस में भी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0। तो चाहे आप सीधा फेंको चाहे आप ड्रॉप करो, वर्टिकल डायरेक्शन में तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 ही आ रही है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है तो टाइम तो सेम ही लेंगे अगर हाइट सेम होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना अच्छे से, आप पॉइंट्स लिख लेना ये चीज कि सेम हाइट से अगर एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो और एक बॉडी को आप पैरेलली जो है प्रोजेक्टेड कर रहे हो विद वेलोसिटी u1, तो दोनों सेम ही टाइम लेंगे। अगर आप तीसरी भी ले लो u2 स्पीड से और उसको भी आप हॉरिजॉन्टली, ध्यान देना, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऊपर नहीं फेंकना या नीचे नहीं फेंकना, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ये तीनों ही बॉडीज क्या लेंगी? सेम टाइम। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं आगे हॉरिजॉन्टल रेंज पे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है बच्चों द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब पूरे टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मैक्सिमम कवर किया है। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके ए से लेके ये लास्ट बी तक, और इसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, कि कितना आगे जाके वो गिरेगी उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज।
अब कैसे निकलेगी? हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या? बेसिकली डिस्टेंस है बच्चों। किस डायरेक्शन में डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है। इसका मतलब कौन सा मोशन आएगा? हॉरिजॉन्टल मोशन आएगा। और हॉरिजॉन्टल मोशन में आपको पता है कि एक ही इक्वेशन है, क्या वो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अगर आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है, स्पीड तो आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल मोशन में, फिक्स कर लो, स्पीड तो कांस्टेंट ही है, कितनी है? u। और टाइम कौन सा लोगे अब? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बॉडी ने इधर से इधर आना है, और ये पूरा टाइम यहां से लेके यहां तक आने का वो क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो है नहीं ना कि वो अपना अलग ही आगे चला गया, आना तो यही है बच्चों, आना तो इकट्ठे ही पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही आएगा टोटल टाइम, क्योंकि टोटल टाइम तो वही लगना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह वैल्यू फिल करो, क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट? 2h/g। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। आप ऐसे भी याद कर सकते हो u इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी की जगह क्या आ गया? √2h/g। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, कि उसने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया। अब ये u पे डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी में, ये कॉमन सेंस है बच्चों। जितनी हाई स्पीड से आप आगे की तरफ बॉडी को ऐसे फेंकोगे, उतना ही वो क्या जाएगा? दूर जाएगा, और उतना ही उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आएगा? सेम होगा। पर टाइम नीचे आने को क्या लगेगा? सेम, क्योंकि पहले मैंने बताया है आपको, वो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब आपने बताना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी। किसी भी टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ कि प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी कितनी है, जितनी वेलोसिटी के साथ वो आगे की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाली वेलोसिटी बतानी है आपने कि कितनी वेलोसिटी के साथ एक्चुअल में वो ट्रेवल कर रहा है, और कोई भी टाइम दे दूं आपको, तो वो कैसे निकलेगा? उसके लिए देखो, हमने मान लिया कि लेट एट एनी टाइम टी बॉडी कहां पे होगी? पी पॉइंट पे, यहां पे पहुंची, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने पहले ही लिखे थे कि एक x कोऑर्डिनेट उसका x है और y कोऑर्डिनेट उसका क्या है? y। मतलब x में डिस्टेंस स्मॉल x कवर कर लिया और y में स्मॉल y। ये चेंज भी होगा तो आप x की जगह वो वैल्यू फिल कर देना और y की जगह दूसरी वैल्यू फिल कर देना। तो हमने जर्नल लिया पॉइंट x, y। अब ये v वेलोसिटी मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में? ये v वेलोसिटी बच्चों इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट। vx जो आगे लेके जा रहा था, vy जो नीचे लेके जा रहा था, जाना इकट्ठे था, तो आगे वाली वेलोसिटी और नीचे वाली वेलोसिटी दोनों का कंबाइन क्या होगा? ऐसे बीच में। तो हमने ये v निकालना है। v क्या होएगा? दोनों का रिजल्टेंट। तो उसके लिए सबसे पहले vx निकालो, फिर vy निकालो। vx तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल में vx तो क्या रहता है? सेम। तो ये बन गया आपका u। वही बात करें हम अगर वर्टिकल में, तो वर्टिकल में अगर vy निकालना है किसी टाइम t में, तो ऑलरेडी यहां पे मैंने सिखाया था कैसे निकलता है। vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। uy था 0, ay था g, और ये t, तो vy आ गया आपका gt। क्लियर हो बच्चों? अब आपकी जो वेलोसिटी v है वो इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। vx का स्क्वायर कितना आएगा? vx का स्क्वायर u स्क्वायर, vy का स्क्वायर कितना आएगा? gt का स्क्वायर, 2ugt cos। vx और vy में थीटा क्या होता है? इन दोनों के बीच का एंगल, जिनका रिजल्टेंट कौन निकल रहा है? v। तो थीटा है 90, और आपको पता है कि cos 90 कितना होता है? 0। तो ये सारी टर्म क्या हो गई आपकी? 0। तो क्या बचा आपका रिजल्टेंट में? इट इज u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। इसका मतलब कभी भी आपसे वेलोसिटी पूछ ले प्रोजेक्टाइल की किसी टाइम t पे, तो आपने ये वैल्यू में बस t की जगह वो वैल्यू फिल कर देनी है। u तो फिक्स होगा और g भी क्या आएगा? फिक्स। ठीक है बच्चों? उसके बाद बच्चों आपको ये भी पूछा जाता है कि बताओ कि उस पॉइंट पे या उस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। मतलब आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो v है ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है। तो आप बच्चों ये भी सीधा याद रखना कि अगर उसने एंगल पूछा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, तो मैं लिख रहा हूं लेट बीटा बी एंगल मेड बाय v विद हॉरिजॉन्टल। ध्यान देना, दिस इज द एंगल बिटवीन v एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल के साथ है तो सीधा फॉर्मूला कि tan बीटा इज इक्वल टू vy बाय vx। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका? बीटा। तो ये ध्यान रखना, अगर किसके साथ एंगल पूछा है उसने? हॉरिजॉन्टल के साथ पूछा है। ठीक है बच्चों? तो ये पूछा जाएगा, आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहां पे ये यूज होगा। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को बेशक आगे पुट कर दो। vy कितना है आपका? vy इज gt, और vx कितना है आपका? u। तो यहां से tan बीटा आ गया gt बाय u।
उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपको बीटा निकल जाएगा वहां से। ठीक है बच्चों, तो ये चार थे यहाँ पे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली, वो कितनी आई थी, y इज इक्वल टू 1/2 g बाई यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, वो कितना था, √2h/g। उसके बाद हमने क्या निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो कितना आया, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद हमने निकाला वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ठीक है बच्चों, तो ये चार ही थे यहाँ पे। ये फॉर्मुलेज आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि बच्चों इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कॉम्पिटिटिव में प्रोजेक्टाइल बहुत आता है, नीट हो चाहे जेई मेंस का पेपर हो, चाहे आपको स्कूल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो, तो वहां इसके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल जल्दी तभी होंगे जब ये फॉर्मुलेज क्या होंगे, टिप्स पे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में बच्चों मैं इसके बहुत ही आपको अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तो उससे पहले बच्चों आप इन चारों फॉर्मुलेज को अच्छे से जो है याद कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।